की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में की कृषि क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा। कहा कि चावल और गेहूं के वास्तविक स्टॉक बफर मानक के मुकाबले हैं ज्यादा। विभागीय अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में 278 लखपति दीदियों को 2 करोड़ रुपए के ऋण चेक किए वितरित। कहा कि लखपति दीदी योजना महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को दे रही है गति। जिले में 23,926 महिलाएं बन चुकी हैं लखपति। बीज की गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्रीय सरकार है प्रयासरत। फसल की गुणवत्ता, उत्पादन और किसानों के मुनाफे को प्रभावित करते हैं बीज। भारतीय बीज सहकारी समिति किसानों को दे रही है प्रमाणित बीजों को ही इस्तेमाल करने की सलाह। जीएसटी कटौती से महंगाई में बड़ी गिरावट। खुदरा मुद्रास्फीति दर 8 वर्षों के निचले स्तर पर पहुंचकर हुई केवल 1.54%। ईंधन और ऊर्जा क्षेत्र में खुदरा मुद्रास्फीति दर अगस्त के 2.32% से कम होकर सितंबर में रही 1.98%। समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में कृषि क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की और बैठक में देश भर में खरीफ फसल की स्थिति, रबी फसल की बुआई, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसलों की स्थिति, मूल्य स्थिति, उर्वरक उपलब्धता, जलाशयों की स्थिति सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि चावल और गेहूं के वास्तविक स्टॉक बफर मानक के मुकाबले ज्यादा है। बैठक में अधिकारियों ने खरीफ की बुआई के संबंध में बताया कि खरीफ फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल पिछले वर्ष की तुलना में 6.51 लाख हेक्टेयर अधिक है और बैठक में उड़द की बुआई क्षेत्रफल में वृद्धि की भी जानकारी देते हुए बताया गया कि उड़द के क्षेत्रफल में 1.50 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की भी जानकारी ली। उन्होंने पिछले दिनों बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित कुछ राज्यों के जिलों का दौरा भी किया था। केंद्रीय कृषि मंत्री को देश में जलाशयों की स्थिति से भी अवगत कराया गया। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उर्वरक उपलब्धता की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेने के साथ ही आगामी दिनों में सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर दिशा निर्देश दिए। बीकानेर जिला परिषद सभागार में फ्लिपकार्ट द्वारा आयोजित डिजिटल सक्षमता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित रहे, जहां उन्होंने 278 लखपति दीदियों को 2 करोड़ रुपए के ऋण वितरण चेक भेंट किए। मेघवाल ने बताया कि लखपति दीदी योजना महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में नई गति दे रही है। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं बड़े सपने देखेंगी तो समाज भी उनके साथ आगे बढ़ेगा। राजीविका के अनुसार अब तक जिले में 23,926 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। फ्लिपकार्ट वाले भी आए हुए थे, डिजिटल इंडिया से इनको जोड़ रहे हैं, इनको मार्केटिंग उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस तरह का जो एक कार्यक्रम है जो महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में भी आगे बढ़ाएगा और परिवार की इनकम बढ़ाने में भी महिलाओं का जब योगदान होगा तो निश्चित रूप से उनकी इज्जत भी बढ़ेगी और जो डेवलपमेंट होने वाला है वो महिला नेतृत्व करेगी उस डेवलपमेंट का। गेहूं की उन्नत किस्म करण बोल्ड DBW 377 को मध्य क्षेत्र में खेती के लिए अनुमोदित किया गया है। गेहूं की यह किस्म अगेती बुआई और सिंचित अवस्था में अधिकतम 86.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज देती है।
कृषि वैज्ञानिकों द्वारा नई नई उन्नत किस्मों का विकास किया जा रहा है, जो देश के अलग अलग जलवायु क्षेत्रों के लिए अनुकूल होने के साथ ही विभिन्न कीट रोगों के लिए भी प्रतिरोधी होती हैं, और जिससे उत्पादन लागत कम होती है और साथ ही उत्पादन बढ़ाने से किसानों की आमदनी में भी वृद्धि होती है। गेहूं की एक ऐसी ही किस्म करंट बोल्ट DBW 377 का विकास गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा किया गया है और इस किस्म को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झांसी, राजस्थान के कोटा और उदयपुर के लिए अनुमोदित किया गया है। DBW 377 करंट बोल्ट की उच्चतम उपज चेक प्रजातियों जैसे कि DBW 303 से 6.25%, DBW 187 से 4.4% एवं GW किस्म से 1.3% अधिक पाई गई है। करंट बोल्ट DBW 377 से अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए किसान बुआई से पहले टेबुकोनोलोजोल से उपचार करने के बाद ही बुआई करें और इस किस्म की बुआई के लिए उपयुक्त समय 1 नवंबर से 10 नवंबर के दौरान है और बुआई के लिए किसान 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की मात्रा का प्रयोग करें। किसानों की तरक्की की नींव उनके हाथ में मौजूद छोटे से बीज से रखी जाती है और इसी बीज को और बेहतर और ज्यादा भरोसेमंद बनाने के लिए काम कर रही है सहकारिता मंत्रालय के तहत बनी भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, जिसका उद्देश्य है किसानों को सशक्त बनाना ताकि वे अपनी आय बढ़ा सकें। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। खेती की बढ़ती जरूरतों, बदलते मौसम और बढ़ती आबादी की चुनौतियों के बीच देश को मजबूत, उपजाऊ और भरोसेमंद बीजों की जरूरत है, क्योंकि जैसा बीज होता है फसल भी वैसी ही होती है। अगर बीज अच्छा हो तो फसल भी अच्छी होगी। बीजों को और बेहतर और ज्यादा भरोसेमंद बनाने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है और इसी का नतीजा है भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड यानी BBSSL, जो इस दिशा में लगातार काम कर रही है। सहकारिता मंत्रालय के तहत बनी BBSSL एक बहुराज्यीय सहकारी समिति है जिसे देश की प्रमुख संस्थाओं जैसे इफ्को, क्रिप्को, नैफेड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और NCDC ने मिलकर शुरू किया है। इसका उद्देश्य है देश भर के किसानों तक प्रमाणित, गुणवत्तापूर्ण और स्वदेशी बीजों को पहुंचाना और किसानों को सशक्त बनाना ताकि वे अपनी आय बढ़ा सकें। भारत बीज ब्रांड के तहत ये समिति बीजों का उत्पादन, विपणन और वितरण करती है। ये किसानों को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण बीज प्रदान करती है और पारंपरिक बीजों के संरक्षण को भी बढ़ावा देती है, जिससे देश दलहन और तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके। हाल में ही नई कीट प्रतिरोधी और अधिक उपज देने वाली सोयाबीन, चावल और दूसरी फसलों की किस्में विकसित की गई हैं। इसके अलावा 61 फसलों की 109 नई किस्मों को भी जारी किया गया था, जिनमें से कई जलवायु के प्रति सहनशील और पोषण से भरपूर हैं। धान में वैरायटी ये निकल के आई है PB 1718, ठीक है। इसका प्रोडक्शन ये अभी करंटली वैरायटी निकली है और इसका प्रोडक्शन जो है और वैरायटियों से अच्छा है। ये 120 दिन में पक्के तैयार हो जाती है और ये रोगरोधी है, इसमें डिजीज़ नहीं लगती है और टाइमली अगर इसको जो है सोइंग कर देते हैं नर्सरी के बाद तो इसकी पैदा अच्छी होती है। और भी हमारी वैरायटी हैं। बाजरा में पूसा की अच्छी वैरायटीज़ है, 232 है, 23 है, ये वैरायटीज़ हम लेके चल रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है कुछ ऐसे मिलेट्स थे जो समय के साथ थोड़ा खो गए थे, उसको हम दोबारा लेके आए हैं। जैसे आप देखेंगे कि कुटकी, कंगनी, रागी, इनका हम प्रोडक्शन जो है अपने यहाँ इस क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं और मिलेट्स को हम लेके चल रहे हैं। मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है प्रोसेसिंग। तो जब से ICAR IMR एक्टिव हुआ है तब से हम लोग जो है प्रोसेसिंग के क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह बना के इनको प्रोसेस करवा के किसानों को, जिससे किसानों को अच्छा पैसा मिल सके। प्रोडक्शन इनका अच्छा है, पहले कभी वैरायटीज़ पे इतना ज़्यादा काम इसमें नहीं हुआ था, तो पहले से इसका प्रोडक्शन जो है करीब ईल्ड जो है 15 to 20% जो है पहले से एनहेंस हुई है। और जो है इनकी रिक्वायरमेंट जो है वाटर की वो कम ही रहती है। नियमित रूप से अच्छे और प्रमाणित बीजों में निवेश करने वाले किसान कृषि में अस्थायी सफलता के लिए एक मजबूत आधार बनाते हैं। बेहतर फसल शक्ति, बढ़ी हुई पैदावार और संसाधनों का बेहतर उपयोग उन्हें अच्छी उपज वाली खेती में मदद करता है। खेती को मुनाफे का सौदा बनाने के लिए शुरुआत करनी होती है अच्छे बीज से, क्योंकि अच्छी फसल की बुनियाद है अच्छा बीज। इसलिए हमारे कृषि वैज्ञानिक
और सरकारें भी यही संदेश देती रही हैं ताकि हर खेत हरा भरा हो। कैमरा पर्सन अनिल के साथ किसान समाचार के लिए मैं शमीम अख्तर, दिल्ली। और आजकल रेडी टू ईट खानों का चलन बढ़ता जा रहा है। उपभोक्ताओं का झुकाव ऐसे रेडी टू ईट खाद्य पदार्थों की ओर होता जा रहा है जो अधिक स्वस्थ हों, जिनमें पौध आधारित और जैविक सामग्री का उपयोग किया गया हो। रेडी टू ईट फूड से तात्पर्य पहले से तैयार भोजन से है, जिसे बिना तैयारी, गर्म या पकाए बिना तुरंत खाया जा सकता है। और बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और मिलेट से रेडी टू ईट खाने तैयार कर रहे हैं। हम लोग किसानों के साथ काम करके वैल्यू एडिशन करते हैं हर एक प्रोडक्ट का। हम ये देखते हैं कि जो अगली जो जनरेशन आ रही है उस जनरेशन के लिए हम इजी फूड जो हम आसानी से बना सकें बिना केमिकल, बिना प्रिजर्वेटिव के, हम उसके ऊपर काम करते हैं। हमने जोर दिया है मिलेट्स के ऊपर भी, तो मिलेट्स के ऊपर हमने मिलेट का पोहा, मिलेट के छोले के साथ हमें उपमा डाला है, प्लस इसके साथ मिलेट का पुलाव भी तैयार किया है। हमने इसके साथ साथ और भी इनोवेशन किया है, उसको कहते हैं मिलेट्स का डेजर्ट। हमने हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है इस चीज़ के ऊपर। और जीएसटी कटौती से महंगाई में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है, जहां खुदरा मुद्रास्फीति दर 8 वर्षों के निचले स्तर पर पहुंची। सरकार की ओर से जारी किए गए डेटा के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति दर सितंबर में कम होकर 1.54% हो गई है और ये महंगाई का जून 2017 के बाद सबसे निचला स्तर है। सितंबर में खुदरा महंगाई दर में अगस्त के मुकाबले 0.53% की कमी आई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि खाद्य महंगाई दर सितंबर में -2.28% रही है। ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई दर -2.17% और शहरी इलाकों में खाद्य महंगाई दर -2.47% रही है। महंगाई दर की कमी की वजह से जीएसटी सुधारों को माना जा रहा है और जिससे देश में दैनिक उपभोग से लेकर गाड़ियों तक की कीमतों में कमी देखी गई है। सरकार की ओर से बताया गया है कि सितंबर में आवासीय मुद्रास्फीति 3.98% रही है, जो कि अगस्त में 3.09% थी। और केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में जीएसटी की दरों में कटौती करके आम लोगों को राहत दी है। देश के हर वर्ग और समूह के लोग इस पहल पर खुशी व्यक्त कर रहे हैं। जीएसटी बचत उत्सव के तहत चाहे घरेलू महिलाएं हों या व्यापारी, सभी नई उमंग और उत्साह का संचार हो गया है। और इसी क्रम में पुणे के व्यापारियों और महिलाओं का कहना है कि उन्हें इसका बड़ा लाभ मिल रहा है। उन्होंने जीएसटी की दरों में कटौती के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी कटौती का जो नियम अभी लागू किया है, उससे हमें ये फ़ायदा होने वाला है कि अभी ये फ़ायदे से हमारे जो महीने का किराना खर्चा होता है या फिर हमारे खाद्य के जो भी हम परचेस करते हैं उसमें, या फिर कपड़ा खरीदी करते हैं, तो उसमें ये कटौती लगाने के वजह से हमारे सब मेरे जैसे आम गृहिणी को और ये मेरे जैसे अनेक गृहिणी को इसका फ़ायदे होने लगा। छोटे ट्रैक्टर पे हम देखते हैं 40, 45, 50 हज़ार से लेके और लगभग 1 लाख तक बड़े ट्रैक्टर पे छूट मिली है। और जो किसान 50-55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर खरीदते हैं उनको सीधा 1 लाख रुपए का लाभ मिला। और प्रधानमंत्री द्वारा जीएसटी की दरों में कमी से ललितपुर के व्यवसायियों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कृषि से जुड़े उपकरणों में जीएसटी की दरों में कमी से जहां ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जैसे बड़े उपकरणों की खरीदारी में किसानों ने रुचि दिखाई है, तो वहीं मध्यम वर्गीय परिवारों द्वारा बड़े टीवी और एयर कंडीशनर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद के लिए शोरूम पर पहुंच रहे हैं। व्यापारियों का मानना है कि ट्रैक्टर एवं कंबाइन हार्वेस्टर में जहां 30,000 से 2 लाख तक की छूट मिल रही है, तो वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में दामों में 5,000 से लेकर 20,000 की भारी कमी मिल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी बचत महोत्सव की जो शुरुआत की है, जिसमें काफ़ी चीज़ों की जीएसटी की दर गिराई है। किसानों को जो छूट मिली, छोटे वेरिएंट से आप देखेंगे बड़े वेरिएंट तक जाते हैं तो 25-30 हज़ार से लेकर 55-60 हज़ार तक की छूट किसानों को हमारे मिल रही है। छोटे ट्रैक्टर पे हम देखते हैं 40, 45, 50 हज़ार से लेके और लगभग 1 लाख तक बड़े ट्रैक्टर पे छूट मिली है। हमने पिछले साल अभी 7-8 हार्वेस्टर बेचे न्यू हॉलैंड कंपनी के, तो उस पर 1.5 से 2 लाख रुपए की छूट आई है। जीएसटी कम होने के कारण, दिवाली का डिस्काउंट होने के कारण कस्टमर काफ़ी परचेजिंग कर रहा है।
और दिल्ली एनसीआर में ठंड दस्तक दे चुकी है। रात के समय अब हल्की ठंड महसूस की जा रही है, जबकि दिन में धूप राहत दे रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि तापमान सामान्य रहेगा और अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री का उतार चढ़ाव हो सकता है। और इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए केरल और तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई है। कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा और लक्षद्वीप में 17 और 18 अक्टूबर को भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। IMD के मुताबिक आज से 17 अक्टूबर तक कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में बिजली के साथ तूफान की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को तटीय क्षेत्रों पर न जाने की चेतावनी दी है। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में टमाटर के भाव में उठापटक देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक हरियाणा की पानीपत मंडी में टमाटर का कारोबार भारी गिरावट के साथ हुआ। 11 अक्टूबर को टमाटर का भाव रहा 2500 रुपए, जो कि 13 अक्टूबर को 750 रुपए गिरकर 1750 रुपए रह गया। राजस्थान की तरफ रुख करें तो यहाँ की श्रीगंगानगर मंडी में टमाटर के सौदों में नरमी देखने को मिली। यहाँ 13 अक्टूबर को टमाटर का भाव 100 रुपए टूटकर 1800 रुपए से 1700 रुपए रह गया। वहीं पंजाब की गुरदासपुर मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदों में तेजी का रुख रहा। यहाँ 11 अक्टूबर को टमाटर का भाव था 1800 रुपए। 13 अक्टूबर को इसके सौदे 300 रुपए उछलकर 2100 रुपए पर हुए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भी टमाटर का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। 11 अक्टूबर को टमाटर का भाव रहा 2450 रुपए। 13 अक्टूबर को इसके भाव में 50 रुपए की बढ़त हुई और भाव 2500 रुपए हो गया। भारत में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। देश के 7 राज्य ऐसे हैं जो मिलकर कुल टमाटर उत्पादन का करीब 75% हिस्सा देते हैं। आंध्र प्रदेश टमाटर उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ देश की कुल टमाटर पैदावार का लगभग 17% उत्पादन होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल टमाटर की खेती में प्रमुख हैं। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में 207.57 लाख टन टमाटर की पैदावार होने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल यानी 2023-24 में ये पैदावार करीब 213.23 लाख टन रही थी। इसका मतलब है कि इस बार टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घटती पैदावार का असर टमाटर की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। कृषि उपज मंडियों में इस दौरान सोयाबीन की आवक सामान्य है। इसके भाव की बात करें तो सोमवार को सोयाबीन के भाव चढ़ते उतरते रहे और कहीं कहीं स्थिरता भी देखी गई। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की मोडासा मंडी में सोयाबीन के दाम में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई। 11 अक्टूबर को जहां इसका भाव 4125 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं 13 अक्टूबर को 245 रुपए की कमजोरी आने के बाद भाव घटकर 3880 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। वहीं राज्य की धोराजी मंडी में इस दौरान सोयाबीन की कीमत में बढ़त देखने को मिली। 11 अक्टूबर को यहां इसका भाव था 3830 रुपए। 13 अक्टूबर को इसके सौदे 125 रुपए बढ़कर 3955 रुपए पर हुए। राजस्थान की तरफ रुख करें तो यहाँ की कोटा मंडी में 13 अक्टूबर को सोयाबीन का भाव 50 रुपए चढ़कर 4300 रुपए से 4350 रुपए हो गया, जबकि उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में सोयाबीन के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 11 और 13 अक्टूबर को सोयाबीन बिना किसी फेरबदल के 4000 रुपए पर बिकी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए कृषि फसलों का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसके मुताबिक खरीफ सोयाबीन की पैदावार में इस बार बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि साल 2024-25 में खरीफ सोयाबीन की पैदावार 151.80 लाख टन तक पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल ये पैदावार 130.62 लाख टन रही थी। माना जा रहा है कि इस बढ़ी हुई पैदावार का असर सोयाबीन के बाजार भाव पर भी दिखाई दे सकता है। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे।
पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में किसान इलायची की पकी फसलों की कटाई शुरू कर लें। यहाँ के तराई वाले इलाकों में किसान मिर्च को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। अरुणाचल प्रदेश के किसान धान, मक्का, बाजरा और फलों की पकी फसलों की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। यहाँ इस मौसम में सरसों की बुवाई की जा सकती है। असम में इस समय किसान मक्का की बुवाई जारी रखें। यहाँ के पहाड़ी इलाकों के किसान टमाटर की नर्सरी लगा लें। वहीं यहाँ के निचले ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों में किसान पत्ता गोभी, फूल गोभी और बैंगन के नए पौधों का रोपण कर लें। असम के उत्तरी तटीय मैदानी इलाकों में शीतकालीन बैंगन की बुवाई जारी रखें। मेघालय के किसान सर्दियों की सब्जियों जैसे फ्रेंच बीन्स, पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की नर्सरी लगा लें। साथ ही यहाँ के किसान अदरक और सब्जियों के बागों में पानी जमा ना होने दें। नागालैंड के किसान तिल, सोयाबीन और अदरक की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। नागालैंड में इस समय तोरी और मटर की बुवाई की जा सकती है। मणिपुर के किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की पकी फसलों की तुड़ाई और खुदाई का काम कर लें। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में इस समय आलू की बुवाई की जा सकती है। मिजोरम में भी किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान इस समय गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की नर्सरी लगा सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख-उखना भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राष्ट्रपति उखना की ये पहली भारत यात्रा है। और इससे पहले मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख-उखना ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ही आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों को टिकट देना शुरू कर दिया है। इस्लामपुर से पार्टी ने राकेश कुमार रोशन को टिकट दिया है, तो वहीं डॉक्टर संजीव को परबत्ता सीट से मैदान में उतारा है। आरजेडी और कांग्रेस के रिश्तों में आई तल्खी सोशल मीडिया पर भी नजर आने लगी है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और राजद सांसद मनोज झा ने शेर व शायरी के जरिए एक दूसरे पर तंज कसा। जेडीयू नेता गोपाल मंडल पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर प्रदर्शन कर बैठे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा जताई और कहा कि टिकट लिए बिना नहीं जाएंगे। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा है कि वे आपस में स्पर्धा हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है।
नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों UNTCC के प्रमुखों का सम्मेलन शुरू हो गया है। 16 अक्टूबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में अहम योगदान देने वाले 32 देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भाग ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने UNTCC कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहली बार इस सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की जा रही है। ये भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है कि विश्व एक परिवार है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने राजधानी दिल्ली से बाढ़ प्रभावित सिलीगुड़ी के लिए बाढ़ राहत सामग्री के वाहनों को हरी झंडी दिखाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि राज्य में 1 करोड़ 6 लाख से अधिक निराश्रित माताएं, बहनें, वृद्धजन और दिव्यांगजन हर माह 1000 रुपए की पेंशन प्राप्त कर सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र पर बैठक की और इस दौरान उन्होंने दिव्यांगजनों के कल्याण और पुनर्वास से जुड़ी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल रूस की यात्रा पर है। रूस के कैनरी खुरुल पहुंचने पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का भव्य स्वागत किया गया। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।